Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor in Zoology. स्टूडेंट्स, हम एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की जो आपकी बुक है जूलॉजी पेपर सेकंड, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में हमने ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड के फंक्शंस प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। हमारा जो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किस तरह से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर अपन स्टार्ट करें उससे पहले सेकेंड ईयर में ही है खैर आपकी ये प्रैक्टिकल, पर अगर आपने कभी ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी टेक्नीशियन है वो आपकी फिंगर से थोड़ी सी एक पियर्सिंग करता है हल्की सी, और फिर कुछ ब्लड के ड्रॉप्स एक स्लाइड पे लगाता है, उसमें कुछ मिक्स करता है कुछ और एक्स्ट्रा, और उसके बाद उनको मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए रखता है और फिर उसमें कुछ ऑब्जर्व करता है और आपका ब्लड ग्रुप बता देता है। इस तरह से जो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ब्लड टाइपिंग। ठीक है, तो RBCs of an individual are mixed with appropriate antisera on a slide to see if agglutination occurs। क्या करते हैं हम ब्लड टाइपिंग में कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका जो ब्लड है, उसकी जो RBCs हैं उनमें हम एंटीसीरम डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और क्या देखते हैं कि अगर एग्लूटिनेशन होता है या नहीं होता है। जिस भी एंटीसीरम वाले एरिया में 3 तरह के एंटीसीरम होते हैं, एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी एंड एंटीसीरम डी। अगर ए एंटीसीरम जहाँ मिलाया है वहाँ एग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। बी एंटीसीरम वाले एरिया में अगर एग्लूटिनेशन होता है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होता है। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन होता है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और अगर दोनों में ही ना तो ए एंटीसीरम वाले में एग्लूटिनेशन हुआ है और ना ही बी ब्लड ग्रुप वाले में एग्लूटिनेशन हुआ है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है तो फिर मैम ये एंटीसीरम डी किस बात के लिए है? तो एंटीसीरम डी इज अबाउट RH फैक्टर। अगर एंटीसीरम डी जहाँ पे डाला है वहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं होता RH नेगेटिव है। ये तो हो गई ब्लड टाइपिंग की बात। सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है उसमें आपके ये टेस्टिंग है भी। आगे हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी पड़ती है। अगर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब रक्त डोनेट करना, किसी को ब्लड देना, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उससे पहले जो डोनर होता है सबसे पहले तो रेसिपिएंट और डोनर के ब्लड ग्रुप मैच किए जाते हैं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन किसको ब्लड डोनेट करता है, तो सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले ही एक दूसरे को ब्लड डोनेट करें। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाले को, बी वाला है तो बी को, ए बी वाले को ए बी का, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड दिया जाए। अगर फिर भी नहीं पॉसिबल होता है तो सेम ब्लड ग्रुप ना मिल पाने पे ओ ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है। इन जनरल अवॉइड किया जाता है, बट एज एन इमरजेंसी दे देते हैं। ब्लड कलेक्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक बॉडी वेट, HB लेवल, इनका एक फिक्स लेवल होता है। उसी के बाद आपको ब्लड डोनेट करने की परमिशन मिलती है। जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है
उसका फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि HIV के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस के लिए, और भी कई तरह की टेस्टिंग की जाती है कि जो डोनर है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना रेसिपिएंट इनडायरेक्टली खतरे में आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब कूली की शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ इंजरी हो गई थी उनको, अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी, तो उनके फैंस ने ब्लड डोनेट किया और किसी एक डोनर को हेपेटाइटिस बी था, जिसका उसको भी शायद पता नहीं होगा, और ये बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम तक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना नहीं था, तो टेस्टिंग्स भी कम होती थी, और कई बार क्या होता है स्पॉन्टेनियस ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, एक तरफ से कोई दे रहा है दूसरे को चढ़ा रहे हैं, हालांकि इसको अवॉइड किया जाता है जनरल सर्कमस्टांसिस में। तो किसी डोनर के ब्लड में हेपेटाइटिस बी था, ये वायरस अमिताभ की बॉडी में चला गया और वो अब उस इंजरी से तो ठीक हो गए, पर आज भी वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड चढ़ा दिया तो जो ब्लड चढ़ाया गया है वो ब्लड रेसिपिएंट की ब्लड वेसल्स में जम जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, उसका कोएगुलेशन हो जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, और उसकी आरबीसीज फट जाती हैं वहाँ पे, और उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न। और जो हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुआ है उसकी वजह से उसको जॉन्डिस हो जाता है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो जाता है कई बार, और रेसिपिएंट की डेथ भी हो जाती है। नॉट ऑलवेज बट नंबर ऑफ टाइम्स। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात आई है तो RH ब्लड ग्रुप को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, इसको रीसस सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। RH सिस्टम की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि RBC की सरफेस पे कई तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के भी प्रेजेंट हैं, RH सिस्टम के भी हैं, तो अदर जो सिस्टम्स थे उनके भी प्रेजेंट हैं। तो इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, फिर इन्होंने कुछ स्टडी कर रहे थे रीसस मंकी पे, 1940 की बात है, अभी 80 साल हुए हैं हार्डली, रिसेंट डिस्कवरी है इसका मतलब। तो स्टडी करते करते इन्होंने क्या देखा कि RBC की सरफेस पे ABO एंटीजन के अलावा एक अलग तरह का एंटीजन भी प्रेजेंट है। जब और ज़्यादा स्टडी किया तो पता लगा कि ये नया एंटीजन जो है इसके लिए एक नया ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया जा सकता है, और इस रीसस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसका नाम दे दिया RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH एंटीजन जो है वो या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर RBC की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा। RH सिस्टम के जैसे ABO सिस्टम में तो क्या होता था कि ब्लड ग्रुप जो होता था उसके अगेंस्ट हर इंसान के प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, कि अगर आपका ब्लड ग्रुप सपोज A है तो आपके ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी B एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन RH जो सिस्टम होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं, प्री फॉर्म्ड या नेचुरल एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को जो RH नेगेटिव इंसान है उसको अगर आपने एक बार RH एंटीजन के साथ एक्सपोज कर दिया तो उसकी बॉडी धीरे धीरे RH
एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है, NTRH एंटीबॉडी बना लेती है। और इसी के ऊपर बेस्ड एक परिघटना है जिसका नाम आपने पढ़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होता है कि अगर कोई RH पॉजिटिव मेल है, उसकी मैरिज अगर किसी RH नेगेटिव वीमन से हो जाती है, चूँकि मेल के पास RH एंटीजन प्रेजेंट है और फीमेल के पास RH एंटीजन नहीं है, तो जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है इट मीन्स वो डोमिनेंट अलील है, और जो नहीं दिखा रहा वो रिसेसिव अलील है। तो अगर फादर के जीनोटाइप की बात करें तो उसका जीनोटाइप हुआ कैपिटल डी, और जो मदर होगी उसका जीनोटाइप हुआ, जो फीमेल होगी उसका जीनोटाइप हुआ स्मॉल डी। जब इनमें गैमीट्स बनेंगे तो जो मेल है उसके गैमीट्स के पास जो है वो कैपिटल डी अलील होगा, और जो फीमेल है उसके गैमीट्स के पास, ओवा के पास क्या होगा, स्मॉल डी अलील होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा और जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी। और जैसा कि मैंने बोला कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, इट मीन्स इस जो होने वाला जो बेबी है इसकी आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, और अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ये बेबी कैसा होगा, RH पॉजिटिव। फादर RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, और होने वाला बेबी कैसा बनेगा, RH पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है, जब ये RH पॉजिटिव फीटस मदर के गर्भ में पल रहा होता है तब तक तो ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के पास प्री फॉर्म्ड RH एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। फीटस का डेवलपमेंट हो गया, पार्चुरेशन के टाइम पे, उसके बर्थ के टाइम पे, जब प्लेसेंटा का ब्रेकडाउन होगा, उस कंडीशन में जैसे ये मदर है और ये इसके फीटस में यूट्रस में ये फीटस है और ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रखा है। जब प्लेसेंटा का ब्रेकडाउन होगा उस टाइम पे इस फीटस का कुछ ब्लड जो है वो डिफ्यूज़ होकर मदर की बॉडी में जाएगा, तब तक बेबी का बर्थ हो चुका है, तो ये बच्चा तो सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इधर इसके बर्थ के बाद मदर की बॉडी में क्या चेंजेस हुए, ये जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली जो RBCs हैं, इन RBCs को मदर के डिफेंस सिस्टम ने पहचाना और इन्होंने क्या कहा कि ये तो मेरी नहीं है, ऐसा कोई एंटीजन मेरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, फॉरेन है, ठीक है। और हर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट अपनी बॉडी रिएक्शन करती है, तो इसने भी इनके अगेंस्ट रिएक्ट किया और अपनी RH एंटीजन के अगेंस्ट NTRH डी एंटीबॉडीज बना ली थोड़ी बहुत मात्रा में। ये जो NTRH डी एंटीबॉडीज हैं ये IgG टाइप की होती हैं। ये इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, 5 तरह की एंटीबॉडीज अपने पास होती हैं, ठीक है। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं ये। अब ये एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में प्रेजेंट है, मेमोरी उसके पास आ चुकी है कि इस तरह का कोई RH एंटीजन होता है, और अगर अगली बार से ये मेरी बॉडी में आया तो मैं इसको फाइट कर लूँगी। अब देखो क्या होता है, जब ये फीमेल सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो अगेन वही सिस्टम, फादर डोमिनेंट, मदर के रिसेसिव एलील्स, फीटस के डोमिनेंट एलील, फादर RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव। ये जो RH पॉजिटिव फीटस है, बन गया फीटस, प्लेसेंटा भी बन गया। ऑलरेडी मदर की बॉडी में क्या है, NTRH डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और मैंने बताया कि ये IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस की बॉडी में जा सकती हैं।
फीटस की बॉडी में जाएंगी तो ये एंटीबॉडीज़ क्या देखेंगी कि वहाँ तो बहुत सारा RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये क्या करना शुरू करेंगी, इस फीटस की RBCs को लाइज करना शुरू करेंगी, तोड़ना शुरू कर देंगी, उनका कोएगुलेशन करना शुरू कर देंगी। भ्रूण का खून जो है वो उसी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट होने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, और फीटस की क्या होगी, गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। इस परिघटना का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। शॉर्ट नोट पूछा जाता है इस पे एग्जाम में अक्सर, व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, तो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हाँ जी सॉल्यूशन है। चूँकि इम्यूनोलॉजी के फील्ड में इतनी प्रोग्रेस हो गई है, तो क्या करते हैं कि जब फर्स्ट बेबी का बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे, इससे पहले कि प्लेसेंटा का ब्रेकडाउन हो और ये ब्लड्स आपस में मिक्स हों, पहले से क्या किया जाता है, मदर को पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है। किससे किया जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक सिंगल डोज लगाई जाती है anti-RH एंटीबॉडीज़ की, रेडीमेड anti-RH एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। ये जो रेडीमेड anti-RH एंटीबॉडीज़ यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी, ये प्रेजेंट रहेंगी, ये जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होकर RBC बाहर आएगी ये उसको मार देंगी। मदर का खुद का इम्यून सिस्टम अभी तक समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी आपने दी थी, इन्होंने जो फीटस की कुछ एक RBC डिफ्यूज़ होकर मदर की बॉडी में आई उनको किल कर दिया। मदर का इम्यून सिस्टम पता ही नहीं कर पाया कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया था, इसलिए उसमें इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हो पाई खुद की। जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो तो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी, इनका एक लाइफ टाइम होता है, प्रोटीन ही तो है, तो इसमें हमेशा के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बची मदर में, और इस कारण से जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट वॉज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो।